नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े हुए मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मंदिर के चढ़ावे में कमी का दावा किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए में चढ़ावा आ रहा है, यानी 500 रुपए के नोटों की गड्डियों में कमी दर्ज की जा रही है। राम मंदिर में मिलने वाले नकद चढ़ावे में भी कमी देखने को मिली है। ये बताया जा रहा है कि पहले काउंटिंग के दौरान 100, 200 और 500 रुपए के नोटों की गड्डियां ज्यादा बनती थी, लेकिन अब 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की संख्या ज्यादा हो गई है। तो सूत्र इसे हाल ही के घटनाक्रम के बाद श्रद्धालुओं के दान देने के तरीके में जो बदलाव आया है उससे जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी या फिर चढ़ावे में गिरावट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो अयोध्या चढ़ावा चोरी से जुड़े हुए मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां चोरी की घटना के बाद से 10-20 रुपए के नोट बढ़ गए हैं। जो लोग दान देने के लिए आते हैं वो अब 500 रुपए के नोट नहीं दे रहे हैं। पहले बताया जाता है कि जब गिनती होती थी तो ज्यादा वक्त लग जाता था। 500 रुपए की नोटों की 70 से 80 गड्डियां बन जाती थी, लेकिन अब बमुश्किल 15 गड्डियां ही बन पा रही हैं। ये भी आपको बता दें कि काम करने के तरीके में भी थोड़ा बदलाव हुआ है। पहले काम 2 शिफ्ट में होता था, लेकिन अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एक ही शिफ्ट कर दी गई है। देखिए, राम भक्तों से अपील किया, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान राम लला का दर्शन करने आते हैं। आपको मालूम है कि यह स्थान रामलला का दर्शन अपने में विश्व में अनोखा है। नहीं, मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में, आप जानते हैं हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। संवाददाता शक्ति सिंह इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ रहे हैं। शक्ति, जैसी की आशंका जताई जा रही थी कि राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, आघात पहुंचा है, और ऐसे में संख्या भी भक्तों की घटी है। और ये कहा जा रहा है कि अब चढ़ावा जब आ रहा है तो 10-20 रुपए, 50 रुपए में आ रहा है। पहले 500 के नोटों की बड़ी गड्डियां होती थी। जी देखिए, चढ़ावा में कमी कहीं ना कहीं देखी जा रही है, क्योंकि देखिए लोगों की आस्था के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है, लोगों की आस्था टूट गई है। हम राम भक्तों से जब भी बात करते थे तो उनका यही कहना था कि देखिए हमारी करोड़ों लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ किया। हम देखिए प्रभु श्री राम का हम दर्शन करने जरूर जाएंगे, मगर जो दान रहेगा हम दान नहीं चढ़ाएंगे। अगर चढ़ाएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं चोरी हो जाएगा। और इसको लेकर के अयोध्या में जितने होटल वाले हैं उनमें भी यात्रियों की कमी देखी जा रही है। जहां पे होटल अच्छे दिन मिलते नहीं थे, वहां पे अब होटलों में कमी देखी जा रही है। लोग जो है खासा प्रभाव पड़ा है पूरी अयोध्या पे ही। अब अयोध्या की अगर बात करें तो देखिए जितने होटल थे, जो होटल व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी ठेले कुंची लगाते थे, उनके पास भी कमी तो देखने को मिल रहा है। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो उनका दर्द दिखता है कि उनका कहना रहता है कि देखिए इतना बड़ा कांड हुआ, उससे देखिए नाराजगी तो सबके मन में है, चाहे होटल हो गए चाहे ठेले वाले हो गए, कि देखिए जब इतना बड़ा कलंक लगा और कितने लोग, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ हुआ, तो कहीं ना कहीं ये होना तो तय था कि देखिए चढ़ावे में कमी आएगी, फिर लोगों की श्रद्धालुओं में भी कमी आई। देखिए श्रद्धालुओं का भी जो भी कहना था, उनका ये भी कहना था कि देखिए हम अयोध्या राम मंदिर जा तो रहे हैं, हम प्रभु श्री राम के दर्शन तो करेंगे, लेकिन चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे। हमने जब भी जितने लोगों से बात की, सबका यही कहना था। तो कहीं ना कहीं कमी देखने को तो मिली है जब से चढ़ावा चोरी का प्रकरण सामने आया, उसको लेकर के, और करोड़ों की आस्था पे ठेस लगा हुआ है। तो इसको अब देखिए बिल्कुल शक्ति, ये भी बताएं कि अभी राम मंदिर में ट्रस्ट की बैठक के बाद से क्या बदलाव हुए हैं? ट्रस्ट के बाद से बदलाव यही किए हैं उन लोगों ने कि सुरक्षा अपने लोगों की बढ़ा दी है। अब अपने लोगों से जो ट्रस्टी हैं उनसे कोई मिल नहीं पाएगा जल्दी, उनकी सुरक्षा बढ़ गई है। और अब बात करें हम गोपाल राव की, तो गोपाल राव कल की द्वारा जब कल एक वायरल हुई कि उनका जो पास है वो किसी और के नाम से पास बना हुआ है, उनकी गाड़ी पे लगा हुआ है, फोटो किसी और की, नाम किसी और का। तो इस तरीके की चीजें, और अभी भी वर्चस्व उनका कायम है राम मंदिर में।
बढ़ाई तो गई है, ट्रस्टियों ने मीटिंग तो की है, लेकिन अपने लिए की है कि और किस तरीके से हम इस चीज को छुपाएं, बेहतर तरीके से छुपा पाएं। तो उसको लेकर के व्यवस्थाएं की गई थी। देखिए गोविंद गिरी जब बात किए, फिर उसके बाद में जब उनसे कड़े सवाल पूछे गए तो वो बात करने से मना कर दिया मीडिया से। और चंपत राय ने जब एक पत्र जारी किया, उसके बाद में किस तरीके से खलबली मच गई। सारे लोग जितने ट्रस्टी थे सब उनके पास जाने लगे, उनका हालचाल लेने लगे। उससे पहले कोई हालचाल लेने नहीं पहुंचा था उनका। उसके जैसे पत्र जारी किया, उसके बाद में हालचाल लेने की प्रक्रिया जो है वो चालू कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं वो ठीक नहीं है। और राम मंदिर ट्रस्टियों की बात करें तो वो अपनी बचाव की चीजें उन्होंने पुख्ता की हैं। जो मीटिंग थी उसमें बचाव का पक्ष रखा है और 2-3 छोटे मोटे बदलाव राम मंदिर में कर दिए, जो जो पहले से ही लागू हो जाने चाहिए थे। चाहे ड्रेस कोड की हम बात करें या फिर जो पीयूसी सेंटर बनाया है उसमें कि बिना जेब के जो गणना करेंगे वो रहेंगे चेकिंग के दौरान। पहले एंटर करने से पहले चेकिंग किया जाएगा, निकलने के बाद में चेकिंग किया जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत पहले ही करनी चाहिए थी इनको, ये पहले से ही बिल्कुल उनके में शक्ति, उसमें देखिए लिखा था। तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अब सीबीआई जांच की भी मांग उठाई जा रही। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है, सबकी निगाहें उस पर भी टिकी हुई हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर जो ट्रस्ट में बदलाव हुआ है उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा क्या बढ़ी है या फिर ट्रस्ट को लेकर जो विश्वसनीयता कम हुई। हालांकि ट्रस्ट का दावा है कि ट्रस्ट पर कोई शंका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर राम भक्तों की आस्था इस तरीके से प्रभावित हुई है, चढ़ावे में पैटर्न बदला है लोगों का, जो राम भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते थे उनकी संख्या में कमी आई है, तो इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि भले ही लोग खुलकर ना कह रहे हों लेकिन मन में पीड़ा है इस बात की। की अगर बात करें तो देखिए ट्रस्ट तो कुछ बहुत बड़े बड़े दावे करता है। ट्रस्ट में जब चोरी की बातें सामने आई तो उन्होंने कहा नहीं, हुंडी उसकी काउंटिंग हो चल रही, हमारे यहाँ जो रेगुलर ऑडिट है वो चल रहा है। चंपत राय के द्वारा साफ मना कर दिया गया, ऐसी कुछ भी चीजें नहीं आई थी। तो ट्रस्टी अपने दावे तो करते रहते हैं, लेकिन जनता से पूछिए, जनता जो है वो बताएगी कि क्या कुछ सामने जो है वो निकल के आएगा। क्योंकि देखिए जनता पीड़ित है ना, ट्रस्टियों को तो पीड़ा तो उन्हें है नहीं, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी क्या, उनका तो जलवा चल रहा है। रोजी रोटी की तो बात ही नहीं करेंगे उनकी, तो जलवा यहाँ से नहीं पूरे विश्व में उनका जलवा चल रहा था। और उसके बाद में अब देखिए ट्रस्टियों का क्या, वो जो कह देंगे वही मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो देखिए सामने जो हम ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड पे लोगों से बात करते हैं, तो लोगों का ये कहना है, लोगों का जो दर्द है वो कहना है कि हम राम मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे। हम अगर चढ़ाएंगे तो हमारा चढ़ावा चोरी हो जाएगा। हम उसी चढ़ावे को हम किसी गरीब को खिला देंगे या फिर किसी गाय को हम खरीद के खिला देंगे, वो मुझे मंजूर है, लेकिन अब चढ़ावा नहीं चलाएंगे। अगर चढ़ाना है तो श्रद्धा से 10-20 रुपए चढ़ा देंगे, क्योंकि जो भी कुछ तशरीह व्यवस्थाएं हैं वो चलती रहें थोड़ी बहुत। लेकिन जब क्या नाम है राम भक्त, देखिए राम भक्तों की खासा नाराजगी तो ये जाहिर सी बात है। बिल्कुल शक्ति, साथ में ये भी बताएं कि एसआईटी की भी जांच चल रही है, दायरा बढ़ाया गया था जांच का, अब कहां तक ये इन्वेस्टिगेशन पहुंची, इंक्वायरी पहुंची है, और अयोध्या पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी, अयोध्या पुलिस की अगर बात करें तो अयोध्या पुलिस लगातार अब कल की डेट की बात करें तो जो सीओ अयोध्या थे आशुतोष त्रिपाठी, वो गए हुए थे रिमांड और बढ़ाने के लिए, कि और भी कुछ जो चीजें हैं। अभी जैसे सामने देखने को मिला कि कितना कई टन सोने जो थे वो गायब हुए थे, और जो अनुकल्प मिश्रा थे या फिर जो जितने भी आरोपी थे वो सब लोग जो राम मंदिर दान पात्र में जो भी ज्वेलरीज आती थी उनको ले जाकर के सर्राफा में बेच करके फिर कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे, कहीं फिर कुछ और भी जगह अपने रिश्तेदारों, जैसे नंबर 1 करने के लिए अपने रिश्तेदारों के खाते में डाल के नंबर 1 किया जाता था उस पैसे को। कई सर्राफा व्यापारी पकड़े गए हैं, और कई हम जो बिल्डर्स थे जहां से वो लोग सरिया खरीदते थे अपने घर बनवाने के लिए, उनसे भी पूछताछ चालू करें। तो पूछताछ का दौर जो है वो लगातार चल रहा है, लेकिन पूछताछ उनसे की जा रही है जो छोटे प्यादे थे। बड़े लोगों से तो कोई बात ही नहीं कर रहा है उनकी तो कोई। और लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार मांग उठा रहा है इस चीज को लेकर के कि हम जो बड़े दावे हैं। और देखिए बार एसोसिएशन का भी एक बड़ा बयान आया था कि अब उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया कि 2 दिन के अंदर में अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे। तो देखिए बार भी अब इस पे सख्ती अपनी कर लिया है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले एक तस्वीरें निकल के आ रही थी कि बार एसोसिएशन के द्वारा एक पत्र दिया गया था जिसमें नामजद एफआईआर करने के लिए बात की गई थी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद राव के ऊपर। तो वो जब देने जा रहे थे तो किस तरीके से पुलिस प्रशासन बल ने उनको रोका, लेकिन वो बैरियर तोड़ करके भी वहां गए और अपना पत्र जो है वो उन्होंने सौंपा। और एफआईआर की अगर बात करें तो एफआईआर अब जब से दिया है अभी तक उस पर दर्ज नहीं किया। देखिए कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो बहुत बड़े हैं,
और जब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो जिनका जलवा बताया जाता है, बृजभूषण का जलवा बताया जाता है, वो लोग तक मना कर गए बोलने से, तो आम जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये जो पुलिस प्रशासन अयोध्या का, उसके अंदर में इतना दम नहीं है कि इतने बड़े लोगों को वोट अच्छा बिल्कुल, भले ही तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट की ओर से दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि ये छोटी मोटी चोरी हुई है, लेकिन राम भक्तों ने ये बता दिया है, उनकी आस्था पर कितना गहरा आघात पहुंचा है। राम के मंदिर में जो चढ़ावा आता था वो दान में कमी आ गई है, लोगों की संख्या भी घट गई है। इससे अपने आप में एक बड़ा मैसेज जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शक्ति। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की दतिया की, जहां नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने का जबरदस्त विरोध हो रहा है। टिकट कटने के विरोध में समर्थकों ने भारी हंगामा किया। बीजेपी दफ्तर के सामने हाईवे पर ही समर्थक डटे रहे। आशुतोष तिवारी की जगह नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने की मांग की जा रही है। आज दतिया में बंद का भी ऐलान किया गया है। तो दतिया उपचुनाव में बीजेपी का टिकट बदलना सिर्फ उम्मीदवार बदलने का फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे मध्य प्रदेश बीजेपी की भविष्य की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम प्रदेश नेतृत्व से दिल्ली तक पहुंचा, लेकिन अंतिम क्षणों में केंद्र नेतृत्व ने आशुतोष तिवारी पर दांव लगा दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि टिकट क्यों बदला, बल्कि यह भी है कि क्या बीजेपी ने एक बड़े नेता की वापसी रोकने का फैसला किया या फिर जीत और संगठन के समीकरण को प्राथमिकता दी है। निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नरोत्तम मिश्रा की अगली राजनीतिक भूमिका क्या होगी और क्या पार्टी दतिया में संगठन को पूरी तरह एकजुट रख पाएगी, क्योंकि विरोध लगातार देखा जा रहा है। टिकट बदल दिया गया। 4 महीने से बताया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। उपचुनाव को लेकर जबरदस्त उनके समर्थकों में जोश दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उनका टिकट कटा उसके बाद से ही जमकर हंगामा हुआ है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक प्रदेश बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का नाम केंद्र नेतृत्व को भेजा था और दिल्ली से जो फीडबैक मिला, सत्ता संगठन के संतुलन को लेकर या फिर चुनावी रणनीति को देखते हुए पार्टी ने आखिरी वक्त में उम्मीदवार बदलने का फैसला कर लिया। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं जो लगातार हंगामा कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं आशुतोष तिवारी की ओर से कहा जा रहा है कि मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नरोत्तम मिश्रा हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, स्वाभाविक है कि वो हमारे लिए भी प्रचार करेंगे। तो नरोत्तम की जगह पार्टी ने या ये कह लीजिए कि केंद्रीय नेतृत्व ने ब्राह्मण चेहरे पर भरोसा जताया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दिल्ली ने यह फैसला क्यों बदला, वो भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर। प्रदेश नेतृत्व ने दरअसल नरोत्तम मिश्रा का नाम भेजा था, अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने बदल दिया। चुनावी फीडबैक को अहमियत दी गई है, ये सूत्र बता रहे हैं। जीत की संभावना के आधार पर उम्मीदवार बदला गया है। स्थानीय समीकरणों को भी प्राथमिकता दी गई है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले नाम नरोत्तम मिश्रा का सामने आया, ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री की भी इसमें सहमति थी और उसके बाद ही प्रदेश बीजेपी ने केंद्र नेतृत्व को ये नाम भेजा था और सिंगल नाम यानी नरोत्तम मिश्रा का ही नाम आगे भेजा गया था। लेकिन आखिरी वक्त पर कैंडिडेट बदला गया है। आशुतोष तिवारी को टिकट देने के पीछे क्या वजह है वो भी आपको बताएंगे। ये कहा जा रहा है कि जो स्थानीय समीकरण है उन्हें ध्यान में रखते हुए ये फैसला हुआ है। तो इस टिकट के जरिए एक बड़ा सियासी संदेश भी क्या दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने संगठन आधारित चेहरे पर ही भरोसा जताया। ब्राह्मण वोट बैंक साधने की रणनीति है। इसके पीछे जो नाराज कार्यकर्ता हैं उन्हें भी साधना एक बड़ी चुनौती होगी। उपचुनाव में एकजुटता भी एक सबसे बड़ी परीक्षा अब होने वाली है। फैसले के राजनीतिक संदेश पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दतिया का जो चुनावी समीकरण है, जो गणित है, वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर करीब 2,60,000 मतदाता हैं, जिसमें ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 30,000 से ज़्यादा है। जाटव मतदाता भी करीब 30,000 है। कुशवाहा समाज की भी इसमें निर्णायक भूमिका है। शहरी और ग्रामीण वोट का भी महत्वपूर्ण संतुलन है। तो इन्हीं सभी समीकरणों को देखते हुए और जो रिपोर्ट आ रही थी उस पर तवज्जो देते हुए केंद्र नेतृत्व ने फैसला बदल दिया, यानी नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया। लेकिन नरोत्तम मिश्रा को इससे बड़ा झटका लगा, उनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि नरोत्तम मिश्रा को आखिर ये पीछे क्यों हटाया जा रहा है। क्या इसकी वजह यही कि शिवराज सरकार में वो नंबर 2 पर रहे, एक बार फिर से वो पावर सेंटर ना बन जाएं और मुश्किलें ना बढ़ जाएं। तो सवाल यही उठ रहा है कि दतिया का जो चुनावी समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए फैसला तो बदल लिया गया, लेकिन क्या अब संगठन
को एकजुट रखने के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, पार्षदों का इस्तीफा सामने आया है, उससे ये साफ हो गया है कि मुश्किलें अब इतनी जल्दी नहीं सुलझने वाली हैं। इसका मतलब है कि डैमेज कंट्रोल के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। सवाल ये कि नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी को किस तरीके से दूर किया जाएगा, क्या फैसला फिर से बदला जाएगा या फिर इसी फैसले पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। समर्थकों को नरोत्तम मिश्रा की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 4 महीने से वो चुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे। हालांकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए आशुतोष पर दाव पार्टी ने लगाया है। 30,000 से ज़्यादा ब्राह्मण वोटर्स हैं, इतने ही लगभग जाटव मतदाता हैं। तो पार्टी ने संघ की पृष्ठभूमि वाले स्थानीय ब्राह्मण नेता आशुतोष तिवारी को कैंडिडेट चुन लिया है। नरोत्तम मिश्रा, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में पार्टी के रणनीतिकार के रूप में भी उन्होंने काम किया है। इसके बावजूद अगर उनका टिकट कटा है तो बीजेपी के भीतर बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। आंचल यादव संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आंचल, नरोत्तम मिश्रा जो कि दतिया में एक कद्दावर नेता की भूमिका में रहे हैं, अच्छा खासा उनका प्रभाव रहा है, लेकिन उपचुनाव में उनका टिकट कट गया है। क्या ये प्रदेश स्तर पर ही एक बड़ा संदेश है या फिर जो रिपोर्ट मिल रही थी, जो समीकरण यहाँ पर बने हुए हैं ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर, उसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा? बिल्कुल, देखिए नरोत्तम मिश्रा एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। यानी कि अगर शिवराज सिंह चौहान के बाद अगर मध्य प्रदेश में कोई एक ऐसा नाम बीजेपी की तरफ से आता है जिसकी छवि बहुत ज़्यादा दबंग वाली हो या फिर जिसका बहुत ज़्यादा नाम हो, तो उन नेताओं में देखिए ब्राह्मण चेहरों में नरोत्तम मिश्रा का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध और प्रचलित रहता है। लेकिन इस बार पहली बात तो देखिए नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से गृह मंत्री रहे थे, उनके काफ़ी ऐसे बयान रहते थे जो कि देश की राजनीति में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और मायने रखते थे, काफ़ी दबंग नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन दतिया से नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को भी लगा है और इसी कारण से देखिए आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया। अब वही आशुतोष तिवारी जो कि कह सकते कि वहाँ का मध्य प्रदेश का जो हाउसिंग बोर्ड है उसके अध्यक्ष रहे हैं, संगठन से जुड़े हुए रहे हैं। इसके साथ ही देखिए दतिया में ब्राह्मण समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े लेवल पर है और ऐसे में उसी ब्राह्मण समीकरण को साधने के लिए एक ब्राह्मण चेहरे को ही वहाँ से टिकट दिया जाता है। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखिए आशुतोष तिवारी पर यहाँ पर भरोसा जताया है पार्टी ने, जिसके बाद से जब टिकट की घोषणा की गई काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक उबाल जरूर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में देखने के लिए तमाम तरह के जो उनके पार्षद थे और जिला अध्यक्ष हैं, ये सब देखिए धमकी देने लगे, इस्तीफे होने लगे और 24 घंटे का समय दिया गया है। हालांकि सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि नरोत्तम मिश्रा दिल्ली भी आ सकते हैं, आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं, उनको समझाने की कोशिश भी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी जो हमेशा से ये कहती आई है कि बीजेपी में किसी भी तरह की कोई अंतर्कलह नहीं है, क्या मध्य प्रदेश से वो अंतर्कलह जो है अब खुलकर सामने आने लगी है? क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी, पंजाब के संगठनात्मक जो कह सकते हैं कि वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, वहाँ एक तनाव देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अब खुद भाजपा के अंदर जो कि देखिए एक कद्दावर नेता है नरोत्तम मिश्रा, उनको टिकट न देकर संगठन के व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। ये कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या आने वाले समय में और भी कई नए बदलाव जो हैं वो बीजेपी की राजनीति में देखने के लिए मिल सकते हैं। बिल्कुल, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि नरोत्तम मिश्रा को किस तरीके से मनाया जाएगा, डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, कैसे समर्थकों की नाराजगी को कम किया जाएगा, क्योंकि दबाव तो बनाया जा रहा है, जगह जगह पर प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, दतिया बंद का भी ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री की ओर से जब नाम भेजा गया था, कहा जा रहा है कि केवल एक ही नाम था, सिंगल नाम नरोत्तम मिश्रा का, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला बदला है। आशुतोष तिवारी कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाइए नरोत्तम मिश्रा, आप हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे अभिभावक के तौर पर प्रचार करिए। देखिए जब कोई
पार्टी फैसला लेती है या फिर देखिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया वो वहाँ के सिनेरियो को देख कर लिया, क्योंकि या तो मुख्यमंत्री को ये आइडिया था कि अगर नरोत्तम मिश्रा को छेड़ा जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उनके जो समर्थक हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए देखिए मुख्यमंत्री ने एक ही नाम भेजा। लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो है वो अलग अलग बदलाव करके देख रहे हैं। आपने देखा कि मनोहर लाल खट्टर को हटाया, नायब सैनी को सीएम बना दिया गया, वसुंधरा राजे को हटाया, यहाँ पर भजनलाल शर्मा को बना दिया गया, और शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, मोहन यादव को सीएम बना दिया गया। इसी तरीके से देखिए अन्य राज्यों में भी यही एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। लेकिन बात यह है कि जनता किसको चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आप देखें तो लाडली योजना और मामा के नाम से जाने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बीजेपी का जनाधार वहां पर जिंदा रखा था। और अब क्या उस विरासत को जो नए चेहरों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उनको कहीं ना कहीं वो उसको छवि को बनाए रखने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान भी लगभग देखिए गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के हाथों से, क्योंकि वहाँ वसुंधरा राजे ने जो पकड़ बना रखी थी, कहीं ना कहीं वो नए चेहरे जो है उस कह सकते हैं विरासत को थामे रखना वो एक बड़ा चैलेंज होता है। और यहाँ भी देखिए नए एक्सपेरिमेंट तो कर दिया आशुतोष तिवारी को टिकट देके, लेकिन क्या आशुतोष तिवारी नरोत्तम मिश्रा के जो तमाम समर्थक हैं उनको संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी इंतजार हो रहा है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जब तक और तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि क्योंकि शिवराज सरकार के दौरान नंबर 2 पर रहते थे नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री भी रहे राज्य के। अब अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, उन्हें कैंडिडेट बनाया जाता है, तो उसके बाद उन्हें मंत्री बनाने का प्रेशर आएगा, विभाग कौन सा बड़ा दिया जाएगा ये भी एक अलग मसला रहेगा। हो सकता है कि इसी सब कारणों की वजह से बड़ा फैसला हुआ हो, नाम उनका कट गया है। आशुतोष तिवारी अब कैंडिडेट है, देखना होगा कि इस फैसले को बदला जाता है या फिर डैमेज कंट्रोल करने के प्रयास होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंचल तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर जमकर बवाल चल रहा है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। 44,605 करोड़ के केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में आदिवासी महिलाओं ने गले में फांसी का फंदा डालकर प्रतीकात्मक रूप से फांसी सत्याग्रह शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से समुचित पुनर्वास नहीं किए जाने पर उन्हें इच्छा मृत्यु की भी अनुमति की मांग की है। छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर कूपी गांव के पास बराना नदी के किनारे आंदोलन चल रहा है, जिसका 9वां दिन है। प्रदर्शन करने वाले परिवार यहां चिता सत्याग्रह और जल सत्याग्रह भी कर चुके हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना है, जिसका उद्देश्य केन नदी बेसिन से बेतवा नदी बेसिन तक पानी पहुंचाना है। इस परियोजना से 10 लाख से ज्यादा हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने और 130 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। लेकिन इसका विरोध किया जा रहा है। 9वें दिन भी किस तरीके से प्रतीकात्मक रूप से जल समाधि लेते हुए ये प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं, फांसी के फंदे पर झूलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। 9वें दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी है। नाराजगी उनकी देखी जा रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका, जहां सैकड़ों आदिवासी महिलाएं चिता आंदोलन पर लेटी हुई है, उनका एक ही मांग है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में जो विसंगतियां हुई हैं उसका दोबारा से जांच हो। और ये देखिए अब तस्वीरें हम आपको दिखाने पहुंचे हैं, और भी जानकारी हम आपको देंगे। यहाँ पर महिलाएं जो है सांकेतिक फांसी के रूप में नज़र आ रही है। कुछ महिलाएं आपको चिताओं पर लेटी हुई तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, और सैकड़ों महिलाएं पानी में यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्यों ये आंदोलन लगातार किया जा रहा है? दरअसल पन्ना और छतरपुर जिले की ये कुछ परियोजना है, जिसमें मुख्य रूप से केन बेतवा लिंक परियोजना है, मझगांव सिंचाई परियोजना है, रुंज सिंचाई परियोजना है, नेगवा सिंचाई परियोजना और एनटीपीसी है। इसमें किसानों की ज़मीनें, उनके जंगल, उनके घर, उनका जल जंगल जमीन सब कुछ तो अधिग्रहित कर लिया, उनका घन संसार छीला जा रहा है, पर इसमें कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। जबरन बिगर कानून का पालन किए, यहाँ तक कि बिगर मुआवजा दिए फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर लोगों को हटाया जा रहा है। कई लोगों के घर बिगर मुआवजा दिए और बिगर नोटिस दिए घर तोड़ दिए गए। आज 50,000 से ज़्यादा लोगों के सामने उनके जल जंगल जमीन आजीविका तो ठीक, आज उनके सामने घर का संकट। मध्य प्रदेश सरकार एक्शन लेते हैं और छतरपुर जिला प्रशासन अब क्या आश्वासन देते हैं? न्यूज़ इंडिया के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी।
बात मेरठ की करेंगे। ललिता गौतम हत्याकांड पर सियासी घमासान मचता हुआ, बुलडोजर कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की गई है। एसएसपी के थप्पड़ मारने के वीडियो के बाद से एनएचआरसी सख्त होता हुआ, तो मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड मामले में अब सियासी घमासान काफी तेज हो गया है। इस पूरे मामले में बुलडोजर कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द न्याय की मांग उठ रही है। वहीं एसएसपी के थप्पड़ मारने का वीडियो भी सामने आने के बाद से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी ने भी सख्त रुख अपनाया है। घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई और अधिकारियों के व्यवहार पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। अब इस पूरे मामले में प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर नजर पड़ी हुई है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। तो देखिए, जिस तरीके से तमाम मामले सामने आए हैं, उसके बाद से ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ, क्योंकि अब इसको लेकर सियासत हो रही है। बुलडोजर कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की मांग की गई है। तो ललिता गौतम हत्याकांड पर ये पूरा बवाल मचता हुआ, जिस तरीके से ये बवाल हुआ उसके बाद से हमने देखा प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एसएसपी जो है आकर थप्पड़ मारते हुए लोगों को नजर आए। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और इसी को लेकर लगातार अब इसके ऊपर मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद से हमने देखा किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद भी वहां पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और उचित कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो मेरठ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। एनएचआरसी ने यूपी डीजीपी को नोटिस जारी किया है, 15 दिनों में जवाब तलब किया। ये जो 2 पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने थप्पड़ मारा, इनसे भी 15 दिनों के अंदर जवाब तलब किया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर बुलडोजर कार्रवाई की बात की जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई को इस बात की भी मांग की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से थप्पड़ के बाद से ये विवाद जो है बहुत ही तूल पकड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एसएसपी जो है अचानक से आते हैं, थप्पड़ मारने लग जाते हैं, वहां पर लाठीचार्ज किया जाता है और इसके बाद से ही इस पूरे मामले पर सियासत तेज होती चली जाती है और ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ अन्य कार्रवाई इस पर होती हुई नजर आती है। और इसी मामले पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीड़ित परिवार से मिले हैं अखिलेश यादव। लखनऊ में परिवार की मुलाकात हुई है, परिवार की मदद का भरोसा भी दिया है। जिस तरीके से परिवार इस वक्त न्याय की गुहार लगा रहा, उसके बाद से अखिलेश यादव जो है उनसे मिलने पहुंच गए। पीड़ित परिवार से मुलाकात की ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही हैं। तो ललिता के परिवार से अखिलेश यादव की मुलाकात इन तस्वीरों में देखी जा सकती है और परिवार को पूरा मदद का भरोसा अखिलेश यादव ने दिया है। तो मेरठ का मामला जहां पर ललिता हत्याकांड से जुड़ी हुई ये खबर, पीड़ित परिवार से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। तो देखिए एक एक करके किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है, क्योंकि हमने देखा कैसे चंद्रशेखर आजाद भी वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि बीच में रास्ते में उनके पुलिसकर्मियों से कुछ नोकझोंक हो गए, उनको रोका जा रहा था, लेकिन उसके बाद से मामला शांत होता हुआ नजर आया और उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। और इसी बीच अखिलेश यादव की भी ये तस्वीरें सामने आती हुई, जहां हम देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की है, न्याय का पूरा भरोसा दिया है और ये भी कहा है कि परिवार की हम पूरी मदद करेंगे, आप हम पर भरोसा रखिए। तो ललिता के परिवार से लखनऊ में मुलाकात करते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की तरफ से उनको मदद का भरोसा दिया गया और जिस तरीके से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है, अब देखना होगा कि क्या इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, क्या बुलडोजर एक्शन होगा, क्या कुछ होगा, इसको लेकर अब देखना होगा प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाइयां की जाती हैं। तो योगी सरकार इस पूरे मामले को लेकर काफी सख्त भी, क्योंकि सीएम योगी खुद तमाम मंचों से कहते हैं कि जब ऐसे किसी के साथ भी अन्याय होता है तो वहां पर न्याय जरूर होता है और सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए जाते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या बुलडोजर कार्रवाई होगी और जिन 2 अधिकारियों से 15 दिनों में जवाब मांगा गया है उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब दिए जाते हैं।
मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। परिवार की मदद का भरोसा देते हुए अखिलेश यादव और परिवार से मुलाकात करते हुए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सलमान खैदर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सलमान, तस्वीरों में हम देख रहे हैं अखिलेश यादव भी पहुंच गए, कुछ दिन पहले हमने देखा चंद्रशेखर आजाद भी पहुंच गए मुलाकात करने के लिए। क्या समझे 27 के चुनाव की तैयारी जो है अभी से इन लोगों ने शुरू कर दी है, इन तमाम सेंसिटिव मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सन 2027 का चुनाव बहुत ज्यादा करीब है। सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि दलितों को हर पार्टी लुभा रही है। इधर चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो भी दलितों को लुभा रहे हैं, इधर बहन कुमारी मायावती वो दलितों को लुभा रही है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं, ये भी दलितों को लुभा रहे हैं। किसी तरीके से ये दलितों को लुभा कर ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित समीकरण से जो सरकार बनती है उसी तरीके से सरकार बन जाए। इसी प्रकार से आज अखिलेश यादव परिजनों से मिले, परिजनों को बताया जा रहा है कि आर्थिक सहायता भी दी और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। वहीं अब यह पॉलिटिकल स्टंट बन चुका है। जिस तरीके से ललिता गौतम की मेरठ में हत्या की गई थी, उसके बाद बवाल हुआ। बवाल होने के बाद मेरठ के एसएसपी जो अविनाश पांडे, उन्होंने कथित लाठीचार्ज कराया और उनका मारपीट करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो इस वायरल वीडियो के आधार पर सभी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण वोटरों को लुभाने लगे, दलितों को अपने तरफ लुभाने की कोशिश करने लगे, किसी प्रकार से दलितों की वोट मिल जाए। वहीं अखिलेश यादव ने तत्काल ट्विटर हैंडल पर एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने ये लिखा कि ये सरकार जो है दलितों पर अत्याचार कर रही है और वगैरह। मैं आपको बता दूंगा, इस वक्त के बाद ही चंद्रशेखर आजाद ने जैसे ही सुना कि दलित पर लाठीचार्ज हुआ है तो उन्होंने भी यहाँ पर मोर्चा खोल दिया और कल वे मेरठ आए थे। और हालांकि काफी नोकझोंक हुई, मुजफ्फरनगर जिले में रोकने का प्रयास किया गया उन्हें, तो काफी रोकने के बाद लेकिन वो नहीं माने तो मेरठ तिवारी टोल प्लाजा पर आ गए। वहीं पर ही मेरठ पुलिस ने परिजनों को बुला लिया और उनकी मुलाकात करी। आज उसके बाद एक ये नया मामला सामने निकल कर आया कि अखिलेश यादव का फोटो वायरल हो रहा है ट्विटर पे। लगातार जो है प्रतिक्रिया आ रही है, पॉलिटिकल स्टैंड है। लगातार सब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है दलितों के हितैषी हैं। एक तरफ भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि भाजपा सरकार जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार कर रही है उसी तरीके से अखिलेश यादव जो है वो दलितों के हितैषी बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जब मेरठ में जो आजाद समाज पार्टी के नेता आए थे तो उन्होंने भी उन्होंने मायावती के खिलाफ बयान दिया था, क्योंकि मायावती ने उनसे कहा था कि मगरमच्छ के आंसू बहाने आ रहे हैं, ट्विटर पे कहा था। तो इन्होंने भी कहा कि मगरमच्छ के आंसू ही बहाने, झूठे ही आंसू बहाने आ जाइए। तो लगातार जो है एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नगीना सांसद, उनके साथ पूर्व डीजीपी पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश भी नजर आए, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये 2027 के चुनाव, विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और किसी भी प्रकार से ये चाह रहे हैं कि जो दलित वोट बैंक है वो इनकी झोली में आ जाए। जी बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश है सलमान। लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो, इसकी मांग की जा रही, उसके बाद से क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा सकती है? हालांकि 15 दिनों के अंदर जो है दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा गया है, इसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना मेरठ में चल रहा था, बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना चल रहा था। हालांकि जो दलित समाज के लोग थे, आसपास के जिले से आए हुए थे, उनकी मांग थी कि जो आरोपी युवक है उसकी माँ और उसके भाई को भी मुख्य आरोपी बनाया जाए, उनको भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। लेकिन मेरठ पुलिस का कहना यह है कि उसमें जो उनकी माँ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही उनके भाई का इन्वॉल्वमेंट है। तो शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे और डीएम से मिलने की मांग कर रहे थे। लेकिन एसएसपी मेरठ के जो है महोदय, वो मेरठ में आते हैं और सिंघम स्टाइल में आते हैं। आने के बाद वे जो लोग थे वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक वीडियो उनका और वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि गंदगी कर दी और कुछ अभद्र भाषा कहते हैं। तो इसको लेकर वायरल वीडियो हो जाता है, क्योंकि दलित समाज के लोग थे, उन पर आरोप लगाया गंदगी करने का सड़कों पर। तो जो जैसे चंद्रशेखर आजाद आए थे उन्होंने भी कल ये कहा था कि सड़क किसी के बाप की नहीं है, सरकार की सड़क है, जनता की सड़क है, तो सड़क गंदगी करे। लेकिन
लेकिन इतने बड़े पद पर रहते हुए एसएसपी को नहीं कहना चाहिए था। वहीं आपको बता दें कि मेरठ पुलिस पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मेरठ पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही है। अब जो है यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है, क्योंकि लाठीचार्ज क्यों, कथित लाठीचार्ज क्यों, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, और अगर लाठीचार्ज हुआ है तो इसका जवाब दो और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई करो। वहीं मेरठ पुलिस का कहना यह है कि हम निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी आरोपी हैं, दोषी हैं, उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, और जो भी इसमें तथ्य सामने निकल कर आएंगे जल्द से जल्द उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल सलमान, और देखते हैं कि अब आने वाले वक्त में क्या कुछ कार्रवाई होगी। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ का ललिता गौतम हत्याकांड अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह गया, बल्कि इस पर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा, तो दूसरी तरफ विपक्ष योगी सरकार और मेरठ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और वायरल हुए एसएसपी के वीडियो ने विवाद को और भी बढ़ा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 8 जुलाई 2026 की ये वो तस्वीरें हैं जिनको लेकर अब नया मोड़ देखने को मिल रहा है। मामले को लेकर एक्शन भी हो रहा है। मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक पुलिस ने कथित तौर पर लाठीचार्ज कर इनको खदेड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एसएसपी अविनाश पांडे प्रदर्शनकारियों को हटाते और कुछ लोगों को थप्पड़ मारते भी नजर आए। थप्पड़ की ये तस्वीरें वायरल हुई और मामले ने नया मोड़ ले लिया। ये घटना अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंच चुकी है। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। दरअसल आयोग को एक शिकायत दी गई है, जिस पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की है। रिपोर्ट में सवाल किया गया है कि पुलिस को बल प्रयोग की जरूरत क्यों पड़ी, प्रदर्शनकारियों को कितनी और कैसी चोटें आईं, पुलिस कार्रवाई का आधार क्या था, घायलों को क्या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। इधर घटना को लेकर पुलिस ने भी एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों से कहा गया था कि वो अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दे दे। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि रोड को जाम कर दिया गया, साथ ही प्रदर्शन में बच्चों को भी बहला फुसला कर बैठाया गया। टीपी नगर से एक महिला चली गई थी, जिनके बारे में उनके परिजनों द्वारा 16 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। नोएडा के एक रवि गौतम, जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भोले भाले लड़कों को, जिसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थे, जिनसे हमने जब बात की तो उन्हें प्रकरण का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है। उनको भड़काकर पहले सभी लोग शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए थे, सभी अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि जिसको भी ज्ञापन देना है या जो भी विवेचनात्मक बिंदु आप चाहते हैं वो हमें लिख के दे दीजिए। उस पर कुछ लोग राजी भी थे, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित हुआ, जितने अधिकारीगण हैं उनका आवागमन बाधित हुआ। इनसे लगातार वार्ता जारी रही, लेकिन बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद में और सारी चेतावनी इन्हें दिए जाने के बाद में इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर वहां से हटाया गया है। इस प्रकरण में जिन लोगों के द्वारा ये अराजकता फैलाई गई है और जिनका जिस प्रकार का आपराधिक इतिहास है, उनके विरुद्ध सम्यक धाराओं में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इन सब के बीच मामले को लेकर सियासत भी उबाल मार रही है, जहां नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। ललिता गौतम के मोहल्ले वाले यहाँ पर आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को ना तो उनके मोहल्ले में जाने दिया जा रहा है, ना ही उनसे बातचीत करने दी जा रही है। अब वो यहाँ पर टोल प्लाजा, सिवाय टोल प्लाजा पर आए हैं बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। हमारी ललिता बहन को जो न्याय चाहिए, और जो उस दिन 8 तारीख को हमारे सभी भाइयों पर लाठीचार्ज करा है एसएसपी ने, उनको सस्पेंड करना चाहिए, न्याय चाहिए। और जो हमारे लोग जेल गए एसएसपी सस्पेंड होना चाहिए। डीएम के गेट बंद कर दिए गए, जब हमारी आवाज सुनने वाला ही, जब हम अपनी आवाज को कहेंगे भाई गेट बंद कर देंगे, तो लोग सड़क पे ही बैठेंगे, फिर कहाँ जाएंगे। अब गाँव में आ जा रहे हो ना आपसे? गाँव में इतना पूरा माहौल है,
उनके लड़की वालों के परिवार वालों को तो पुलिस प्रशासन को इतना दबाव डालना है। एक बात जो एसएसपी है इस तरह का काम करेगा, जो मतलब जो हमारे लोगों की आवाज उठा रहे हैं उनको धक्के मारेगा। ठीक है, देखिए ये वो लोग हैं जो उस दिन धरने प्रदर्शन पर भी मौजूद थे और कुछ गांव वाले भी हैं। इन लोगों का कहना साफ साफ यह है कि ना तो गांव में आने दिया जा रहा है, ना गांव में जाने दिया जा रहा है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि को मिलने दिया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इनकी मांगे कब पूरी होंगी और मांगे कब मानी जाएगी। न्यूज़ इंडिया के लिए मेरठ से सलमान। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती का भी इसको लेकर बयान सामने आया। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे चंद्रशेखर के काफिले को रोहाना टोल प्लाजा पर रोक दिया गया। इस दौरान उनकी पुलिस से नोकझोंक भी देखी गई। हालांकि बाद में सांसद की 3-4 गाड़ियों को मेरठ जाने की अनुमति दी गई, जबकि बाकी वाहनों को वापस भेज दिया गया। लेकिन मामले को लेकर मायावती ने कहा कि दलित समाज की आवाज केवल बीएसपी ही है। कुछ संगठन और राजनीतिक दल पीड़ितों का फायदा उठा रहे हैं। इन संगठनों और दलों के मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते हैं, तो उससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिलने वाला है। बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है, सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। मेरठ के ललिता हत्याकांड की बात करें तो ये पूरा मामला 15 मई से शुरू होता है। 20 साल की ललिता गौतम मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र स्थित गगन इनक्लेव में अपने परिवार के साथ रहती थी। ललिता गौतम बीए अंतिम वर्ष की छात्रा थी। मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। 15 मई 2026 को परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी। 16 मई को थाना टीपी नगर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अगले दिन उसका शव गन्ने के खेत में मिला। शुरुआती जांच में हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की और जेल भेज दिया, लेकिन कार्रवाई से परिवार संतुष्ट नहीं था और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। बहरहाल पुलिस ने प्रदर्शन के बाद कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। दूसरी ओर पीड़ित परिवार और प्रदर्शनकारी निष्पक्ष जांच, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। मामले को लेकर सपा और कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं, तो बसपा चीफ भी खुलकर इस मामले पर अपने विरोधियों को घेर रही हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह एनएचआरसी को क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, मेरठ में पुजारी के हत्याकांड के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर नदीम मेवाती को जिला बदर किया गया है, तो भावनपुर पुलिस ने 5 महीने के लिए कार्रवाई की है। नदीम पर सट्टा और भूमाफिया समेत कई आरोप दर्ज हैं, तो नदीम मेवाती को जिला बदर किया गया। हिस्ट्री शीटर आरोपी नदीम को जिला बदर किया गया। मेरठ में पुजारी हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई कर दी है, जिसमें आपको बता दें कि भावनपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर नदीम मेवाती को जिला बदर कर दिया है। अब उसे अगले 5 महीनों तक जिले से बाहर रहना होगा। बताया जा रहा है कि अब्दुल्लापुर निवासी नदीम मेवाती पर सट्टा कारोबार और भूमाफिया से जुड़े हुए खूनी के आरोप हैं। पुलिस रिकॉर्ड में वह हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज है। अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने ये कार्रवाई की है। प्रशासन का कहना है कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो जिला बदर की कार्रवाई के बाद इलाके में पुलिस की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। तो देखिए किस तरीके से अब पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात और भी ज्यादा तेज करती हुई। तो 5 महीने मेरठ से बाहर रहेगा आरोपी और देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी।
और वहीं एटा में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। एसएसपी डॉक्टर इलामारन के निर्देशन में एसपी सिटी श्वेताब पांडे ने कोतवाली नगर क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पैदल मार्च के दौरान बेवजह घूम रहे युवकों को पुलिस ने फटकार लगाई और अराजक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी। पुलिस टीम ने शराब ठेकों पर भी चेकिंग अभियान चलाया और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। तो वहीं अतिक्रमण करने वालों को भी नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। एसपी सिटी ने पुलिस कर्मियों को नियमित गश्त बढ़ाने और संदिग्ध लोगों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। तो पुलिस का कहना है कि जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। और वहीं कांकेर के कौतुल बेड़ा में शिक्षा की नई उम्मीद। माओवाद प्रभावित गांव में 4 बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं। शिक्षक हर दिन पहुंचकर बच्चों को शिक्षा दे रहे। बदलते बस्तर की तस्वीर बनी है प्राथमिक शाला। तो देखिए, कांकेर जिले के कोयली बेड़ा विकास खंड का कौतुल बेड़ा गांव अब बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। कभी माओवाद के प्रभाव से प्रभावित रहा ये इलाका शिक्षा की रोशनी से अपना भविष्य संवारने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गांव की प्राथमिक शाला में भले ही सिर्फ 4 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए स्कूल पूरी तरह से जिम्मेदारी नियमितता के साथ संचालित हो रहा है। हर दिन शिक्षक स्कूल पहुंचते हैं और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए पूरी मेहनत से जुटे रहते हैं। ये तस्वीर बताती है कि शिक्षा का अधिकार केवल विद्यार्थियों की संख्या से नहीं, बल्कि हर बच्चे के भविष्य से जुड़ा है। कौतुल बेड़ा की ये प्राथमिक शाला बदलते बस्तर की एक सकारात्मक तस्वीर पेश कर रही है। जिस क्षेत्र में कभी हिंसा और डर का माहौल था, वहां बच्चों की किलकारियां और पढ़ाई की आवाज सुनाई दे रही है। प्रशासन और समाज के प्रयासों से अब शिक्षा को विकास का सबसे बड़ा माध्यम बनाया जा रहा है। इन 4 बच्चों की पढ़ाई सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि उस बदलाव की मिसाल है जहां शिक्षा के जरिए नई पीढ़ी अपने सपनों को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ रही है। तो बदलते बस्तर की शासन की मंशा है कि हर गांव में प्राथमिक शाला संचालित हो। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है वहां पर प्राथमिक शाला प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में वो स्कूल का डाइस्कूल जीवित है और वहां पर बच्चे दर्ज हैं। 4 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं और सरकार की इच्छा के अनुरूप लगातार वहां पर स्कूल संचालित है। और सरकार की मंशा भी है कि हर बच्चे को हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत उनको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें और आगे चल के और बच्चों की संख्या बढ़े। हाँ, लगातार हमारी प्रयास है और गांव में यदि कोई ड्रॉप आउट बच्चा होगा उसका सर्वे भी किया जा रहा है। आसपास के यदि गांव उससे नियरेस्ट होंगे तो उन बच्चों को उच्च विद्यालय में दाखिला करके हम उनकी संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।